गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुलान स्कूल लर्न रिवाइज एग्जीक्यूट आपका स्वागत करता है। आज शुरू करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज इनिशिएटिव का पेपर 1 का टेस्ट नंबर 2। हमने टेस्ट नंबर 1 कल कर लिया था। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहलाते हैं। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहलाते हैं, क्या विशेषता है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप की? पवन की दिशा में लंबवत या समकोण पर बने बालुका स्तूप, या पवन की दिशा में समानांतर बने बालुका स्तूप, या तारे के समान बने बालुका स्तूप, या जहाज के समान बने बालुका स्तूप? तो हमारा आंसर होगा क्या? पवन की दिशा में जो लंबवत बने हुए या समकोण पे बने हुए बालुका स्तूप है वो क्या कहलाएंगे? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहलाएंगे। ऐसे बालुका स्तूप जो पवन की दिशा में लंबवत है या समकोण पे बने हैं क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहलाते हैं। ठीक है। वहीं बात करें अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप की, तो ये पवन की दिशा में समानांतर बनते हैं। अनुदैर्ध्य क्या कैसे बनते हैं? पवन की दिशा में समानांतर बनते हैं। और जो तारे के समान दिखाई देंगे उनको क्या कहेंगे? तारानुमा बालुका स्तूप। और वायु के भंवर से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बरखान। ये तो बहुत फेमस है। शार्दुल टेक्सटाइल मिल की स्थापना, शार्दुल टेक्सटाइल मिल की स्थापना श्रीगंगानगर में कब की गई? शार्दुल टेक्सटाइल मिल की स्थापना श्रीगंगानगर में की गई, लेकिन कब की गई हमारे पास में प्रश्न है। 1950 में की गई, 1940 में की गई, 1946 में की गई या 1920 में की गई? तो हमारा उत्तर क्या होगा? शार्दुल टेक्सटाइल मिल की स्थापना श्रीगंगानगर में 1946 में की गई। कब की गई? 1946 में। वैसे ही एक मिल है महाराजा उम्मेद मिल। महाराजा उम्मेद मिल कहाँ पे है? पाली में है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1942 में महाराजा उम्मेद मिल की स्थापना की गई। वहीं एक मिल है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। क्या नाम है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। और इसकी स्थापना कब की गई? 1938 में की गई। ठीक है। तो शार्दुल टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1946 में, और जो हमारी महाराजा उम्मेद मिल है जो पाली में है इसकी स्थापना 1942 में, और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1938 में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सावित्री माता मंदिर रोपवे कहाँ पे है? यानी एक रोपवे बना है राजस्थान में, सावित्री माता मंदिर रोपवे। वो कहाँ पे है? जालोर में है, पुष्कर में है, नाथद्वारा में है, या पाली में है? सावित्री माता मंदिर रोपवे कहाँ पे है? तो सावित्री माता मंदिर रोपवे है पुष्कर अजमेर में। कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर में, राजस्थान में। इसके अलावा और भी रोपवे बने हुए हैं, जैसे एक तो सबसे फेमस है सुंदा माता मंदिर रोपवे जो जालोर जिले में है। वहीं मनसापूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे है वो उदयपुर जिले में है। मनसापूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे कहाँ पे है? उदयपुर जिले में। और सामोद रोपवे, सामोद जयपुर जिले में पड़ता है, और वहाँ भी रोपवे बनाया गया है, तो वो कहाँ पे? जयपुर जिले में है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है सावित्री माता मंदिर रोपवे कहाँ पे है? पुष्कर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिर किस पशु की नस्ल का नाम है? यानी गिर है ना, वो किस पशु की नस्ल का नाम है? बकरी का है, गाय का है, भैंस का है, या भेड़ का है? गिर किस पशु की नस्ल का नाम है? तो गिर गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गिर गाय की नस्ल है। और गिर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान का जो अजमेर वाला इलाका है ना, अजमेर के आसपास के इलाका, जैसे अजमेर हो गया, बिलवाड़ा हो गया, या पाली हो गया, है ना। जैसे अगर समझे इसको तो ये हमारा प्यारा राजस्थान हो गया, और ये अजमेर हो गया जो हमारे केंद्र में, हार्ट में अजमेर, इसके नीचे बिलवाड़ा, और इधर पाली। तो इस जो ट्राइंगल बनता है इसमें गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? इधर गिर नस्ल पाई जाती है। ठीक है। चले नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्पादन में राजस्थान के योगदान के संदर्भ में इनमें से असत्य कथन आपको बताना है। यानी जैसे पूरे देश में चने का उत्पादन हो रहा है, उसमें से कितना हिस्सा राजस्थान में उत्पादित हो रहा है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो चना का उत्पादन 23.44% हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, सही है। तिलहन का उत्पादन 20.30% हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, ये भी सही है। पोषक अनाज का उत्पादन 15.35% हो रहा है क्या? बिल्कुल सही है, हो रहा है। और मूंगफली का उत्पादन 25.04% हो रहा है क्या? नहीं, मूंगफली का उत्पादन 25.04% ना होके 16.04% हो रहा है। चना, तिलहन और पोषक अनाज के मामले में राजस्थान पूरे देश में पहले नंबर पे है, लेकिन मूंगफली के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन सा स्टेट हो जाता है? गुजरात मूंगफली के उत्पादन के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पे है। और राजस्थान मूंगफली का कितना उत्पादन करता है? तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है जो इस साल का आया था, उसके अनुसार 16.04%, 16.04% मूंगफली का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कथन गलत है इसलिए ये इसका आंसर होगा। निम्न में से अरब सागरीय नदी नहीं है, यानी कौन सी नदी है जो अरब सागर में अपना पानी नहीं डालती? तो ऑप्शन ए है साबरमती, लूनी, माही और बेड़च। साबरमती, लूनी, माही और बेड़च, इनमें से कौन सी नदी है जो अपना पानी है ना अरब सागर में ले जाके नहीं डालती बल्कि कहीं और ले जाती? या तो
अंतः प्रवाही नदी है या फिर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी डालती है। तो इनमें से जो बेडस नदी है ना वो अरब सागर की नदी नहीं है, बाकी तीनों नदियां हैं वो अपने अरब सागर की नदी हैं। तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी कौन कौन सी होगी? कांतली, काकनी, घग्गर और साबी। कांतली, काकनी, घग्गर और साबी ये तो राजस्थान में ही अपना जल रख लेती है, न तो अरब सागर में ले जाती है ना ही बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। राजस्थान से अरब सागर के अंदर जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी है? एक तो लूनी, माही, साबरमती, ये कहाँ ले जाती है? अरब सागर में ले जाती है। वही बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली नदियों की बात करें तो चंबल, बनास, बेडस, गंभीरी, कोठारी, खारी, कालीसिंध और पार्वती, ये नदियां कौन कौन सी नदियां होगी? चंबल, बनास, बेडस, गंभीरी, कोठारी, खारी, कालीसिंध और पार्वती नदियां है ना, ये जल कहीं ना कहीं सहायक नदियों के रूप में अंततः बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बेडच। जनगणना 2011 के अनुसार, यानी 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी कितने प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान की टोटल जनसंख्या में से कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है? ऑप्शन ए है 22.9%, 23.9, 24.9 या 21.9। हमारा जो भी आंसर होगा देख लेते हैं एक बार। तो राजस्थान की 24.9% पॉपुलेशन है ना वो शहरों में निवास करती है, यानी कहने का मतलब क्या है, 4 हिस्से में से एक हिस्सा शहरों में निवास करता है और बाकी जो 3 हिस्से रह गए वो राजस्थान की ऐसी जनसंख्या कहाँ पे रहती है? गाँव में रहती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि राजस्थान के लोग गाँव में बसते हैं, यानी 75.1% लोग है ना वो गाँव में रहते हैं। ठीक है, और राजस्थान की कुल जनसंख्या हमें पता ही है 6,86,00,000 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। थॉर्नवेट के अनुसार गंगानगर और हनुमानगढ़ किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? थॉर्नवेट साहब ने गंगानगर और हनुमानगढ़ को किस जलवायु प्रदेश में माना है? DBW में माना है, CAW में माना है, DAW में माना है, EAD में माना है? जो भी आपका विकल्प है बताइए, तो देख लेते हैं कौन सा है इसका आंसर। तो इसका आंसर है, थॉर्नवेट साहब ने गंगानगर और हनुमानगढ़ को DBW जलवायु प्रदेश में माना है। किस में माना है? DBW जलवायु प्रदेश में। ठीक है, इस प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और उत्तरी चूरू, झुंझुनू और उत्तरी पूर्वी बीकानेर, या यूं कहे राजस्थान का जो ऊपर की टोपी वाला एरिया है ना वो थॉर्नवेट के अनुसार DBW में आता है ना। टोपी किससे पहनाई है? राजस्थान की DBW को पहनाई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। करौली राजस्थान का 32वां जिला बना, लेकिन ये पूछ रहा है कि करौली राजस्थान का 32वां जिला कब घोषित किया गया? करौली राजस्थान का 32वां जिला कब घोषित किया गया? 19 जुलाई 1997 को किया गया, 20 जुलाई 1997 को किया गया, 21 जुलाई 1997 को किया गया, 22 जुलाई 1997 को किया गया? आपका जो भी आंसर है वो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1997 को करौली को राजस्थान का 32वां जिला घोषित किया गया। और करौली को जिला बनाने के बाद एक और जिला बनाया गया था, कौन सा? प्रतापगढ़ बनाया गया था। और अभी जिले बनाने के लिए नए अभी समिति बनाई हुई है और वो रिकमेंडेशन करेगी, उसके आधार पर राजस्थान में और जिले बनने की संभावना है चुनाव से पहले, बाकी एग्जैक्ट कह नहीं सकते। तो राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ था, 12 जुलाई 1994 को बना। करौली 32वां जिला था, 19 जुलाई 1997 को बना। और प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला था जो 26 जनवरी 2008 को बना था। कब बना? प्रतापगढ़ कब बना? 26 जनवरी 2008 को बना। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रश्न में। राजस्थान में आरक्षित वन कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी राजस्थान है ना उसमें रिजर्व वन कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 37.5%, 36.5%, 38.5% या 39.5%? इनमें से जो भी विकल्प सही है उसके बारे में बताइए। देख लेते हैं कौन सा उत्तर सही है। यानी राजस्थान में कुल वन का क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित वनों के रूप में निर्धारित किया हुआ है? तो राजस्थान के कुल वनों का 37.5% एरिया है ना वो आरक्षित वनों में आता है। कितना? 37.5% एरिया, यानी टोटल वन का 37.5% एरिया किस में आ जाता है? आरक्षित वनों में आ जाता है। वहीं अगर अवर्गीकृत वन की बात करें तो सबसे कम अवर्गीकृत वन है 6.46%। अवर्गीकृत वन कितने हैं? 6.46%। और रक्षित वन कितने हैं? सबसे ज़्यादा कौन से वन है? रक्षित वन है और कितने हैं? 56.49%, 56.49%। ये क्या है? रक्षित वन है।
राज्य में पीएम कृषि सिंचाई योजना, राजस्थान में पीएम कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन में केंद्र राज्य का अनुपात क्या है? राज्य में पीएम कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन में केंद्र राज्य का अनुपात क्या है? 70-30 है, 60-40 है, 80-20 या 90-10 है? कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60-40। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना माइक्रो इरिगेशन के लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन के लिए, इसमें जो केंद्र राज्य का अनुपात है वो कितना है? 60-40, यानी 60% हिस्सा केंद्र लगाएगा और 40% हिस्सा कौन लगाएगा? राज्य लगाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 25 लाख रुपए तक की राशि पर कितनी सब्सिडी दी जाती है, या यूं कहे कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है? 7%, 9%, 10% या 8%? प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 25 लाख तक की राशि पर जो सब्सिडी है उसका कितना प्रतिशत है? 7%, 9%, 10% या 8%? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8%। यानी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 25 लाख रुपए तक की ऋण राशि होगी, उस पर जो अनुदान होगा वो कितना होगा? 8%। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आहड़ किस राजवंश की राजधानी रहा? आहड़ है ना, आहड़, वो किस राजवंश की राजधानी रहा है? गुहिलों की रहा है, राठौड़ों की रहा है, परमारों की रहा है या प्रतिहारों की रहा है? तो आहड़ का तो हमें पता ही है कि ये गुहिलों की राजधानी रहा है। किसकी राजधानी रहा है? गुहिलों की राजधानी रहा है। कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना किस कवि द्वारा की गई? कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना किस कवि द्वारा की गई? राजशेखर, चंद्रशेखर, महेंद्रपाल प्रथम या महेंद्रपाल द्वितीय? कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना किस कवि द्वारा की गई? राजशेखर ने करी थी, चंद्रशेखर ने करी थी, महेंद्रपाल ने करी थी या फिर महेंद्रपाल द्वितीय ने करी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजशेखर। यानी कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना किसने करी है? राजशेखर ने करी है। कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा, इन ग्रंथों की रचना राजशेखर साहब द्वारा की गई है। ठीक है। ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। जो राजशेखर साहब थे ना, ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर है? ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर है? ये अभी खुला है और हमारे एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। देखिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें करंट अफेयर को लगभग 8-10 प्रश्न आएंगे एग्जाम में, तो उसके लिए तैयार होके जाना पड़ेगा। तो इस तरह के जो हेवी क्वेश्चन है उनको पढ़ के जाए, क्योंकि करंट अफेयर का कोई अंत तो होता नहीं है, लेकिन आप मोटा मोटा जो करंट अफेयर है उसे पढ़ सकते हो। तो उस हिसाब से ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जयपुर में बनाया गया है। खजाइन उल फुतूह के लेखक कौन है? खजाइन उल फुतूह के लेखक कौन है? यानी किताब है एक, उसका नाम है खजाइन उल फुतूह। क्या नाम है? खजाइन उल फुतूह। उसके लेखक कौन है? अमीर खुसरो, अबुल फजल, चंद्रशेखर या बीटू सूजा? खजाइन उल फुतूह के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, चंद्रशेखर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। खजाइन उल फुतूह के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो साहब ने खजाइन उल फुतूह नाम का ग्रंथ लिखा है। इस खजाइन उल फुतूह में उन्होंने रणथंबोर अभियान का जिक्र किया है और इसमें बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो रणथंबोर पे आक्रमण किया गया था वो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। क्या थी? राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रश्न पे। अकबर ने प्रताप के पास दूसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा? तो हमें पता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के पास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने शिष्टमंडल भेजे थे? 4। तो दूसरे नंबर पर उसने किसे प्रताप के पास भेजा था? टोडरमल को भेजा था, जलाल खां को भेजा था, भगवंत दास को भेजा था या मान सिंह को भेजा था? किसको भेजा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पर उसने मान सिंह काछुआ को भेजा था। कब भेजा था? अप्रैल 1773 में। अप्रैल 1573 में, सॉरी 1773 नहीं, 1573 में। तो सबसे पहले उसने जलाल खां कोची को भेजा, फिर मान सिंह को भेजा, उसके बाद भगवंत दास को भेजा और उसके बाद टोडरमल को भेजा। यानी सबसे पहले किसको भेजा? जलाल खां कोची को, उसके बाद मान सिंह को। यानी दूसरे नंबर पर हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मान सिंह, क्योंकि हमें पूछा है दूसरे नंबर पर किसे भेजा था, तो दूसरे नंबर पर मान सिंह को भेजा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
अलवर किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? अलवर किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1921 में शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था, 1918 में शुरू हुआ था या 1902 में शुरू हुआ था? अलवर किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये अलवर किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1921 में अलवर किसान आंदोलन शुरू हुआ था। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था, या 15 नवंबर 1913 को हुआ था, या 12 नवंबर 1913 को हुआ था, या 10 नवंबर 1913 को हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913, 15 नवंबर 1913, 12 नवंबर 1913 या 10 नवंबर 1913? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। ठीक है। अक्टूबर 1913 में गोविंद गिरी साहब ने भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा होने के लिए बोला था। ठीक है। 1 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील को राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, इन्होंने मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया था और फिर अंधाधुंध गोलीबारी हुई और उससे क्या हुआ? 1500 लोग मारे गए, 1500 लोग शहीद हो गए। ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट का गठन कब किया गया? जेंटलमैन एग्रीमेंट का गठन कब किया गया? 17 सितंबर 1944, 17 सितंबर 1943, 17 सितंबर 1942 या 17 सितंबर 2000? जेंटलमैन एग्रीमेंट का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 17 सितंबर 1942। जेंटलमैन एग्रीमेंट का गठन 17 सितंबर 1942 को किया गया। कब किया गया? 17 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट का गठन किया गया। ठीक है। किसने किया था ये? तो ये बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। जेंटलमैन एग्रीमेंट का गठन कब किया गया? 17 सितंबर 1942 को किया गया। 17 सितंबर 1942 को किया गया। जेंटलमैन एग्रीमेंट का गठन कब किया गया? 17 सितंबर 1942 को किया गया। पूर्वी राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे चुना गया? पूर्वी राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे चुना गया? भीम सिंह को चुना गया, बहादुर सिंह को चुना गया, भूपाल सिंह को चुना गया, मान सिंह को चुना गया? पूर्वी राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे चुना गया? भीम सिंह, बहादुर सिंह, भूपाल सिंह या मान सिंह? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान संघ का राज प्रमुख श्री भीम सिंह जी को चुना गया था। किसे चुना गया था? भीम सिंह जी को। और ये कोटा के महाराज थे। कहाँ के महाराज थे? कोटा के महाराज थे। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स, मैकमोहन, ईडन या बर्टन? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे। चंद्रभागा मेला कहाँ बढ़ता है? चंद्रभागा मेला है वो कहाँ बढ़ता है? दौसा में बढ़ता है, पुष्कर में बढ़ता है, झालरापाटन में बढ़ता है या अलवर में बढ़ता है? झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है? चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। संगत रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? यानी संगत रासो ग्रंथ को किसके द्वारा लिखा गया? संगत रासो ग्रंथ को किसके द्वारा लिखा गया? बिसलदेव, जानकवि, बांकीदास या गिरधर आश्या? तो संगत रासो ग्रंथ को किसके द्वारा लिखा गया? गिरधर आश्या साहब द्वारा। तो संगत रासो ग्रंथ को किसने लिखा? गिरधर आश्या ने लिखा था। ठीक है। कायम खा रासो किसने लिखा? तो जानकवि ने कायम खा रासो लिखा। किसने लिखा? जानकवि ने लिखा कायम खा रासो। फिर छत्रपति रासो किसने लिखा था? तो कवि काशी छंगाणी ने लिखा था। कहाँ लिखा था? बीकानेर में लिखा था। कवि काशी छंगाणी ने छत्रपति रासो लिखा था। ठीक है। चले नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से पैर का आभूषण कौन सा नहीं है? यानी बाकी 3 है वो पैरों के आभूषण है, लेकिन एक है जो पैर का आभूषण नहीं है। कौन सा है वो? टड्डा, नेवरी, टणका या फोलरी? टड्डा, नेवरी, टणका या फोलरी, इनमें से पैर का आभूषण कौन सा नहीं है? तो बाकी 3 तो पैर के आभूषण थे, लेकिन जो टड्डा है ना, ये पैर का आभूषण नहीं है। कहने का मतलब नेवरी, टणका और फोलरी, नेवरी, टणका और फोलरी पैर के आभूषण है और बाकी 3 पैर के आभूषण नहीं है। जो टड्डा है वो हाथ का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? टड्डा हाथ का आभूषण है। राठौड़ों की कुलदेवी है शाकंभरी माता, भंवर माता, जीण माता या नागणेची माता? राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? शाकंभरी माता है, भंवर माता है, जीण माता है, नागणेची माता है? तो राठौड़ों की कुलदेवी है नागणेची माता। कौन है? नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी है। मूछड़ा महावीर मंदिर कहाँ पे है? मूछड़ा महावीर मंदिर कहाँ पे है? अलवर में, जोधपुर में, पाली में या सीकर में? तो मूछड़ा महावीर मंदिर है वो पाली जिले में। कहाँ पे?
पाली जिले में। मूछाला महावीर मंदिर कहाँ पे है? पाली जिले में है। लाडली दास, रामदास, निहाल चंद, मूलराज, नानकराम, बदन सिंह। लाडली दास, रामनाथ, निहाल चंद, मूलराज, नानकराम, बदन सिंह किस चित्र शैली के चित्रकार हैं? लाडली दास जी, रामनाथ जी, निहाल चंद जी, मूलराज जी, नानकराम जी, बदन सिंह जी। ये सारे मिला के किस शैली के चित्रकार हैं? किशनगढ़ के हैं, कोटा के हैं, मेवाड़ के हैं या जयपुर शैली के हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ चित्र शैली, क्योंकि इसमें 2-3 चित्रकार ऐसे हैं जिनसे हम अच्छी तरह विदित हैं, उनके नाम से विदित है। तो इस कारण हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सारे किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोकगीत को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला। लोकगीत है वो संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। ये किस विद्वान ने कहा था? सत्येंद्र बोस ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा था, गांधी जी ने कहा था या जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था? तो लोकगीत को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला किसने कहा था? सत्येंद्रनाथ बोस साहब ने कहा था। सत्येंद्रनाथ बोस साहब ने नहीं, अपने देखो क्या क्या उत्तर होता है इसका, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा था। लोकगीत को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा था। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रश्न पे। कोडामार होली खेली जाती है। कोडामार होली है वो कहाँ खेली जाती है? नवलगढ़ में, महावीर जी में, बाड़मेर में या भिनाय में? कोडामार होली कहाँ खेली जाती है? नवलगढ़ में खेली जाती है, महावीर जी में खेली जाती है, बाड़मेर में खेली जाती है, भिनाय में खेली जाती है। कोडामार होली कहाँ खेली जाती है? नवलगढ़ में, महावीर जी में, बाड़मेर में या भिनाय में? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोडामार होली भिनाय में खेली जाती है। कहाँ पे खेली जाती है? भिनाय में। कोड़े से मार के होली खेलते हैं वहाँ पे। कहाँ पे? भिनाय में। नेक्स्ट प्रश्न है, माइलेट्स बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ घोषित किया गया है? यानी माइलेट्स या बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे घोषित किया गया है? अलवर में किया गया है, जयपुर में किया गया है, जोधपुर में किया गया है या सीकर में किया गया है? जो माइलेट्स उत्कृष्टता केंद्र है इसकी घोषणा कहाँ के लिए की गई है? जयपुर के लिए, अलवर के लिए, जोधपुर के लिए, सीकर के लिए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर। माइलेट्स का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर में खोला जाएगा। यानी अपने बाजरे की उत्कृष्टता बढ़ाने का केंद्र कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर में खोला जाएगा। ठीक है, बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो बाड़मेर में खोला जाएगा, लेकिन उत्कृष्टता केंद्र वो जोधपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जालोर के ढोल नृत्य में, जालोर में ढोल नृत्य है होता है, हमें पता है अच्छे से, लेकिन जिसमें ढोल बजाया जाता है ना, वो ढोल किस शैली में बजाया जाता है? ये प्रश्न है हमारे सामने। जालोर में ढोल नृत्य होता है, लेकिन उस नृत्य में एक ढोल बजाया जाता है, तो ढोल बजाने की जो शैली है, जो तरीका है, वो कौन सी शैली है? थाकना शैली है, गुजराती शैली है, अवधी शैली है, थरपना शैली है? थाकना शैली, गुजराती शैली, अवधी शैली या थरपना शैली? तो इसका उत्तर हो जाएगा थाकना शैली। यानी जालोर के ढोल नृत्य में किस शैली में ढोल बजाया जाता है? तो थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। वार्ड सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होनी आवश्यक है? वार्ड सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होनी आवश्यक है? 1 बैठक होनी आवश्यक है, 2, 3 या 4? तो वार्ड सभा की वर्ष में कम से कम 1 बैठक होनी चाहिए। कितनी? वार्ड सभा की वर्ष में कम से कम 1 बैठक तो होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी है। अगला प्रश्न है, इसको देख लेते हैं एक बार, इसका आंसर निकाल लेते हैं। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल साहब है, उनकी शपथ का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यपाल साहब है, उनकी शपथ का प्रावधान 159 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? 159 में, 159 में। देखो 60 में राष्ट्रपति साहब की शपथ का बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में बताई गई है और राज्यपाल साहब की शपथ 159 में बताई गई है। ठीक है, चलें नेक्स्ट प्रश्न पे। किस संविधान संशोधन के माध्यम से आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? यानी अभी थोड़े दिनों पहले एक संविधान संशोधन किया गया था, जिसके माध्यम से जो आंग्ल भारतीयों को आरक्षण दे रखा था, उस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? 103वां था, 105वां था, 104वां था या 102वां था? तो 104वां संविधान संशोधन था। इसके माध्यम से क्या किया गया? आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को तो समाप्त कर दिया, और जो SC, ST और OBC और बाकी आरक्षण दे रखे हैं उनको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो क्या निकाले इस प्रश्न का सार कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को खत्म कर दिया गया? तो 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की दिनांक क्या है? यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, या यूं कहे
आरपीएससी की स्थापना की दिनांक क्या है? 8 अगस्त 1949, 22 दिसंबर 1949, 7 जुलाई 1949 या 23 जून 1949? आरपीएससी की स्थापना दिवस, आरपीएससी की स्थापना दिवस 8 अगस्त 1949, 22 दिसंबर 49, 7 जुलाई 49 या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर 1949। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1949। बहुत सारी किताबों में आरपीएससी की स्थापना की तिथि को गलत लिखा गया है, लेकिन आरपीएससी की साइट पे 22 दिसंबर 1949 लिखा हुआ है और स्पष्टीकरण भी दे रखा है कि किस कारण ये तिथि, ये दिन स्थापना दिवस माना जाता है। इसलिए इसको करेक्ट कर ले, जहां कहीं भी गलत दिखे आपको। आरपीएससी की स्थापना की दिनांक 22 दिसंबर 1949 है, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने संबंधी प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? यानी मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार अधिनियम के माध्यम से की गई है, तो उस अधिनियम में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के प्रावधान भी दिए गए हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि किस आर्टिकल में, किस धारा में, उस अधिनियम की किस धारा में उनको पद से हटाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं? धारा 24 में, 22 में, 21 में या 23 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा 23 में। बिल्कुल, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने संबंधी प्रावधान धारा 23 में दे रखे हैं। किस धारा में दे रखे हैं? धारा 23 में दे रखे हैं। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा कितने नंबर की विधानसभा है? वर्तमान में जो राजस्थान में विधानसभा चल रही है वो कौन से नंबर की विधानसभा है? 15 नंबर की है, 14 नंबर की है, 16 नंबर की है, 17 नंबर की? कौन से नंबर की विधानसभा है अभी जो चल रही है? तो ये देखो, वर्तमान जो विधानसभा चल रही है वो 15 नंबर की विधानसभा चल रही है और इसके मुख्यमंत्री कौन है? श्री अशोक गहलोत साहब। राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? स्वाति शर्मा, पूजा शर्मा, उषा शर्मा या पारू शर्मा? राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? स्वाति शर्मा, पूजा शर्मा, उषा शर्मा या पारू शर्मा? तो वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा मैडम है। कौन है? उषा शर्मा। राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस विलेज कौन सा है? राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस विलेज कौन सा बना है? दौलतपुरा जयपुर, लापोड़िया जयपुर, जाहोता जयपुर या जामडोली जयपुर? यानी ओडीएफ प्लस पहले भी देते थे सर्टिफिकेट, लेकिन अब उसमें कुछ और एड ऑन कर दिए, या यूं कहे राइडर ऐड कर दिए। तो उन राइडर ऐड करने के बाद में राजस्थान का विलेज का जो उसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है वो ओडीएफ प्लस दिया जाता है। तो राजस्थान का कौन से गांव को ओडीएफ प्लस का दर्जा मिला था और वो पहला गांव था राजस्थान का? तो वो था जाहोता गांव जयपुर। कौन सा गांव? जाहोता गांव जयपुर राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस विलेज बना था। जाहोता गांव जयपुर राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस विलेज बना था। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी गौरांशी शर्मा का संबंध किस जिले से है? यानी गौरांशी शर्मा है वो पैरा बैडमिंटन की खिलाड़ी है, ठीक है। वो किस जिले से संबंधित है? हमारे सामने प्रश्न ये है। गौरांशी शर्मा क्या है? पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। उनका संबंध किस जिले से है? तो उनका संबंध है कोटा जिले से। गौरांशी शर्मा मैडम का संबंध किस जिले से है? कोटा जिले से है। और वो कौन सा खेल खेलती है? बैडमिंटन खेल खेलती है। भावना जाट जो राजसमंद जिले से संबंध रखती है, भावना जाट मैडम राजसमंद जिले से संबंध रखती है और वो कौन सा खेल खेलती है? तो भावना जाट, उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में और ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वो कौन सा खेल खेलती है? तो कबड्डी खेलती है, जूडो खेलती है, कुश्ती खेलती है, पैदल चाल। तो भावना जाट मैडम पैदल चाल से संबंधित है, यानी पैदल चाल खेलती है, ठीक है। और किस जिले से संबंधित है भावना जाट? तो भावना जाट है वो राजसमंद जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? राजसमंद जिले से संबंधित है। भावना जाट जो कि राजस्थान के राजसमंद जिले से संबंध रखती है वो पैदल चाल की खिलाड़ी है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्माइल कब प्रारंभ किया गया? पहले तो ये बताओ प्रोजेक्ट स्माइल है क्या? स्माइल का मतलब होता है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट क्या मतलब होता है स्माइल का? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। और ये कब प्रारंभ किया गया ये पूछ रहा है हमसे। तो प्रोजेक्ट स्माइल है वो प्रारंभ किया गया था 13 अप्रैल 2020, यानी अप्रैल का महीना कौन सा होता है? चौथा नंबर का महीना। और 13 देखो 13 3 और 1 को जोड़ते तो कितना होता है? 4 होते हैं। और 2020 इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो मतलब महीने का, दिन का और वर्ष का, तीनों का योग जहाँ 4 होता है ना, वो प्रोजेक्ट स्माइल का प्रारंभ करने की तिथि है। अगर ये याद नहीं रहता है हमें तो, अन्यथा सबसे पहले तो हमें इसको एग्जैक्ट जैसा दे रखा है वैसे याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न,
काजरी की स्थापना कब की गई? काजरी की स्थापना हमें पता है, काजरी जोधपुर में है, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई? 1959 में की गई, 1960 में, 1969 में या 1979 में? तो काजरी की स्थापना 1959 में की गई। कब की गई? काजरी की स्थापना 1959 में की गई। काजरी की स्थापना कब की गई? 1959 में की गई। ये सरल प्रश्न कई बार एग्जाम में हम उनको रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी वैल्यू भी उतनी ही होती है जितनी टफ क्वेश्चन की होती है। तो हम टफ के पीछे तो लगे रहते हैं और सरल को छोड़ देते हैं। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में लाभार्थियों की संख्या पहले 7,000 थी। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में लाभार्थियों की संख्या पहले कितनी थी? 7,000 थी। अब इसे बढ़ा दिया गया है नए बजट में, तो कितनी कर दी गई है? 15,000 कर दी गई है, 13,000 कर दी गई, 11,000 कर दी गई या 9,000 कर दी गई है? तो सीएम अनुप्रति योजना में लाभार्थियों की संख्या है वो 7,000 से बढ़ा के 15,000 कर दी गई है, यानी अब 15,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? जोधपुर में स्थापित की जाएगी, जयपुर में स्थापित की जाएगी, कोटा में स्थापित की जाएगी, अजमेर में स्थापित की जाएगी? तो राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर में स्थापित की जाएगी। और फिनटेक यूनिवर्सिटी या टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ भी होता है, ज़्यादातर वो जोधपुर में स्थापित किए गए हैं। हर एक जोधपुर में स्थापित नहीं किया गया है, लेकिन काफ़ी जोधपुर में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आपको टप्पा लगाना हो तो कहीं ना कहीं आप डिजिटल से संबंधित कुछ भी करते हो, राजस्थान से संबंधित, तो वहाँ जोधपुर पे जाओगे आप उस परिस्थिति में, अन्यथा आपको याद करके ही जाना है, कोई छोड़ के नहीं जाना कि टप्पा लगाना पड़े। नेक्स्ट प्रश्न, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन शुरू किया गया। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन शुरू किया गया और उसका नाम है मिशन बुनियाद। तो ये मिशन बुनियाद कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, एक प्रोग्राम शुरू किया गया और उसका नाम है मिशन बुनियाद। तो ये कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? तो ये 6 जिलों में प्रारंभ किया गया। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मिशन बुनियाद कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? 6 जिलों में प्रारंभ किया गया। अजमेर की किस महिला को, अगला प्रश्न हमारा, अजमेर की एक महिला है, उनको फोर्ब्स एशिया की टॉप 30 सफल लोगों की सूची में शामिल किया गया। यानी ये महिलाएं, पहले इनका 40 लाख का पैकेज था, इन्होंने नौकरी छोड़ दी और उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और आज ये एशिया की टॉप 30 सफल लोगों की सूची में शामिल हो गई है। आप भी इनकी तरह बन सकते हो। क्या नाम इनका? शैली गर्ग, शैली मित्तल, सुहानी शाह या रूहानी शाह? क्या होगा? तो इसका आंसर होगा शैली गर्ग। तो शैली गर्ग है ना, उनको एशिया की टॉप 30 सफल लोगों की सूची में शामिल किया गया है। और शैली गर्ग का संबंध किस जिले से है? तो शैली गर्ग का संबंध है अजमेर जिले से। शैली गर्ग का संबंध किस जिले से है? अजमेर जिले से। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? 15 में, 5 में, 10 में या 4 में? तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया राजस्थान को? राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इन कृषि जलवायु खंडों को आपको देखना है कि कौन सा जिला किस जलवायु खंड में पड़ता है, क्योंकि इसमें एक ए, एक बी, एक सी, इस तरह से या कैटेगराइजेशन की हुई है। तो आपको एग्जैक्टली हर एक का कि इस खंड में कौन कौन से जिले आते हैं, इस खंड में कौन कौन से जिले आते हैं, याद करना जरूरी है। और सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा और सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, ये तो आपको याद कर ही लेना है। मैंने कल के पेपर में करवाया है, एक बार उसको आपने देख लेना है। कौन सी जल संधि मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है? यानी ये जल संधियां दे रखी है हमारे सामने, इनमें से कौन सी जल संधि है जो मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है? यानी मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है या जावा से, सुमात्रा से अलग करती है। हाँ बिल्कुल। तो पाक जल संधि, मलक्का जल संधि, सुल्डा जल संधि या मन्नार जल संधि? कौन सी जल संधि है जो मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है? कौन सी जल संधि करती है? तो मलक्का जल संधि है ना, वो मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है। मलक्का मलेशिया, सीधा पता चल गया कि मलेशिया के पास में है। और फिर अलग किसको करती है? तो उसका पड़ोसी देश कौन सा? इंडोनेशिया। मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि। कुल स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है? यानी पूरी धरती पे जितना भी जल है उसका कितना प्रतिशत जल जमीन के अंदर, जल का मतलब शुद्ध जल जो पीने लायक जल है, उसका कितना भाग भूमि के अंदर, जमीन के अंदर है? 80%, 10%, 50% या 30%? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो
कुल स्वच्छ जल का 30% जमीन के अंतर्गत है, भूमिगत जल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, तो उप और उष्ण है तो सीधी सी बात है कि 0 से 30 के बीच में भी नहीं होगी, और नहीं शीत है तो 60 से 90 के बीच में भी नहीं होगी, कहीं ना कहीं ये 30 से 60 के बीच में होगी। तो 30 से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। तो ये 30 से 35 डिग्री है, या 10 से 15 है, या 35 से 40 है, तो ये हो जाएगी 30 से 35 डिग्री के अक्षांशों के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी याद रख लेना है, 30 से लेके 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज को किस वर्ष लागू किया गया? यानी इसको बना तो पहले ही लिया गया था, लेकिन इसको लागू किस वर्ष किया गया? तो UNFCCC को यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज करके UNFCCC की फुल फॉर्म है, इसे 1994 में लागू किया गया। UNFCCC को किस वर्ष लागू किया गया? 1994 में UNFCCC को लागू किया गया। किस देश में विक्टोरिया झील का विस्तार नहीं है? किस देश में विक्टोरिया झील का विस्तार नहीं है? यानी इनमें से वो देश हमें आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे विक्टोरिया झील नहीं है। विक्टोरिया झील काफ़ी बड़ी झील है और ये 2-3 देशों में फैली हुई है, लेकिन हमारे विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जहाँ विक्टोरिया झील नहीं है, तो नामीबिया, केन्या, युगांडा और तंजानिया। तो हमारा उत्तर क्या होगा? विक्टोरिया झील नामीबिया में नहीं है, और बाकी जो 3 कौन कौन से थे वहाँ पे है। यानी केन्या, युगांडा और तंजानिया में विक्टोरिया झील है, लेकिन नामीबिया में विक्टोरिया झील का विस्तार नहीं है। ठीक है, नामीबिया में नहीं है, केन्या, युगांडा और तंजानिया में विक्टोरिया झील का विस्तार है। राजस्थान की एकमात्र मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वाली साइट कौन सी है? राजस्थान में एकमात्र मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वाली साइट कौन सी है? रामसागर, सांबर, केवलादेव या बड़ा तालाब? राजस्थान की एकमात्र मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वाली साइट, यानी आर्द्रभूमि तो राजस्थान में 2 है, एक तो केवलादेव होगी, एक सांबर होगी, लेकिन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में एक ही है। कौन सी? केवलादेव। केवलादेव है ना, वो हमारी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्रभूमि है। ठीक है, केवलादेव मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? यानी बाकी 3 नदियां हैं वो तो ब्रह्मपुत्र की सहायक है, लेकिन एक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी है? केन, कमेंग, मानस और संकोच। तो कामेंग, मानस और संकोच तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कामेंग, मानस और संकोच तो है, लेकिन केन है ना, वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ये यमुना की सहायक नदी है। गंगा या यमुना की है, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन गंगा या यमुना में से होगी। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है? यानी ये पूछ रहा है कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति किस सिद्धांत के द्वारा होती है? तापीय सिद्धांत के द्वारा होती है, गतिक संकल्पना सिद्धांत के कारण होती है, या विषुवतीय पछुआ पावन सिद्धांत से होती है, जेट स्ट्रीम सिद्धांत से होती है? क्या दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति किस सिद्धांत से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति है ना, वो हमारे जेट स्ट्रीम सिद्धांत से होती है। किस सिद्धांत से? जेट स्ट्रीम सिद्धांत से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति जेट स्ट्रीम सिद्धांत से होती है। जेलेपला दर्रा किस राज्य में है? अगला प्रश्न हमारा है, जेलेपला दर्रा है ना, वो किस राज्य में है? हिमाचल में है, लद्दाख में है, सिक्किम में है या यूके में? जेलेपला दर्रा किस राज्य में? हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम या यूके? तो जेलेपला दर्रा है वो कहाँ पे है? जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। कहाँ पे है जेलेपला दर्रा? सिक्किम में। जेलेपला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। जेलेपला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास में, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। रासायनिक उर्वरक तलछेर में, एल्यूमिनियम कोरबा में, कागज बठिंडा में या लौह इस्पात सलेम में? तो इनमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। रासायनिक उर्वरक तलचेर में है क्या? बिल्कुल, रासायनिक उर्वरक उद्योग तलचेर में है। एल्यूमिनियम उद्योग कोरबा में है क्या? बिल्कुल, एल्यूमिनियम उद्योग कोरबा में भी है। लौह इस्पात उद्योग सलेम में है क्या? लौह इस्पात उद्योग सलेम में भी है, लेकिन कागज उद्योग बठिंडा में है क्या? नहीं, बठिंडा में उर्वरक उद्योग काफी प्रगति किया है, लेकिन मूलतः कागज है ना, महाराष्ट्र कागज का सबसे बड़ा उत्पादक है, या कागज की जो ज्यादातर फैक्ट्रियां हैं वो महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न, ग्रांड बैंक और डागर बैंक, ग्रांड बैंक और डागर बैंक मछली पालन क्षेत्र है, ठीक है। ये किस महासागर में, यानी ग्रांड बैंक और डागर बैंक है ना, ये मछली पालन के क्षेत्र है और एक महासागर में स्थित है। कौन से महासागर में है? उत्तरी अटलांटिक में है, उत्तरी प्रशांत में है, हिंद महासागर में या आर्कटिक में है। तो ये काफ़ी फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है ये मछली उत्पादन के लिए, डागर बैंक और ग्रांड बैंक। तो ये किस महासागर में है? उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी प्रशांत में, हिंद महासागर में, आर्कटिक में। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो हमारे एग्जाम में प्रश्न आया है कि ग्रांड बैंक और डागर बैंक ये मछली उत्पादक क्षेत्र है, मुख्यतः मछली उत्पादन के कारण पूरे विश्व में इनको जाना जाता है। तो ये किस महासागर में है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किस में है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल के लिए कितने प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित किया गया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल के लिए कितने प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित किया गया? 5%, 2%, 1.5% या 3%? तो खरीफ फसल है ना, उसके लिए प्रीमियम कितना निर्धारित किया गया है? 2% निर्धारित किया गया है। रबी की फसल के लिए 1.5% निर्धारित किया गया है। खरीफ की फसल के लिए कितना प्रीमियम निर्धारित किया गया है? 2% निर्धारित किया गया है। खरीफ के रबी के लिए 1.5%। और जो बागवानी फसलें होती हैं जिनके नष्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है उनके लिए 5% प्रीमियम निर्धारित किया गया है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता कि खरीफ फसल के लिए कितने प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित किया गया है? 2% प्रीमियम निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMRC कहते हैं, DMIC कहते हैं इसे हम, किस देश की सहायता से बनाया जा रहा है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किस देश की सहायता से बनाया जा रहा है? जर्मनी, फ्रांस, USA या जापान? तो DMIC है ना, मुख्य योगदान इसमें जापान का है। किसका है? जापान का। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत और जापान मिलके बना रहे हैं। DMIC भारत और जापान मिलके बना रहे हैं, ठीक है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस साल में हुई थी? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस साल में हुई थी? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारी चीज़ें कॉपीराइट है, जो दिखती नहीं है, जिनको हम छू नहीं सकते, लेकिन वो एक पावर होती है। अधिकारों को संरक्षित करने के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और ये कब की गई? 1967 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? पटना में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है या गुवाहाटी में? तो भारतीय चाय बोर्ड, चाय के नाम आते हैं आसाम, ना मन में आएगा, और आसाम आते हम क्या लगाएंगे? गुवाहाटी। लेकिन अगर गुवाहाटी लगाएंगे तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत। इसका सही उत्तर क्या है? कोलकाता। यानी भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि या जिसे कहेंगे नॉन पेरिफेरलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, कब अस्तित्व में आई? परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? 1958 में, 1978 में, 1968 में, 1948 में। परमाणु अप्रसार संधि शॉर्ट में कहते हैं इसे NPT। ये कब अस्तित्व में आई? तो ये 1968 में अस्तित्व में आई। कब अस्तित्व में आई? 1968 में अस्तित्व में आई। परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? 1968 में परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसे हिंदी में दक्षेश भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1988, 8 दिसंबर 86, 8 दिसंबर 87 या 8 दिसंबर 85। तो सार्क की स्थापना है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसमें 8 देश हैं, भारत और भारत के जितने भी पड़ोसी देश है वो सारे आ गए इसमें। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? बेलग्रेड में, काहिरा में, दिल्ली में या ढाका में? तो पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, मेन सम्मेलन, वो कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे हम नाम भी कहते हैं, गुट निरपेक्ष जवाहरलाल नेहरू सेकेंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना है। प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने यूएन की सदस्यता का प्रत्याहरण कर लिया था, यानी यूएन की सदस्य को परित्याग कर दिया था? कौन सा देश था? इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान या चाइना? तो इंडोनेशिया ऐसा देश है जिसने यूएन की सदस्यता एक बार त्याग दी थी। हालांकि उसने बाद में वापस ग्रहण कर ली थी, लेकिन एक बार उसने यूएन की सदस्यता त्याग दी थी। ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा था? इंडोनेशिया, और शायद यही एकमात्र देश है। इसके बाद किसी ने भी यूनाइटेड नेशन की सदस्यता का त्याग नहीं किया है। वर्ष 1944 में 8 उद्योगपति मिले, 1944 यानी आज़ादी से पहले की बात है। 8 उद्योगपति मिले और उन्होंने एक आर्थिक नियोजन मॉडल प्रस्तुत किया भारत के लिए। आर्थिक नियोजन मॉडल प्रस्तुत किया था, है ना। और इसे क्या कहते हैं? बॉम्बे प्लान कहते हैं, दिल्ली प्लान कहते हैं, मद्रास प्लान कहते हैं, कोलकाता प्लान कहते हैं। तो 1944 में भारत के 8 उद्योगपतियों द्वारा एक आर्थिक नियोजन मॉडल प्रस्तुत किया गया था और इसी मॉडल को कहते हैं बॉम्बे प्लान। क्या कहते हैं? बॉम्बे प्लान कहते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1942 में, 1940 में, 1937 में, 1944 में? संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1942, 1940, 1937 और 1944। तो संघीय न्यायालय जो 1935 का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935, उसी के मार्फत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। हालांकि यह सुप्रीम नहीं था, क्योंकि इसके खिलाफ अपील की जा सकती थी। कहाँ पे? प्रिवी काउंसिल में। प्रिवी काउंसिल कहाँ थी? ब्रिटेन में। तो ये संघीय न्यायालय था, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, ये कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उदारीकरण का दौर कब से कब आया था? 1991 से 2000, 1971 से 80, 1981 से 91 या 1961 से 70? तो भारत में जो ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन है ना, ये कब आया था? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन का दौर कब आया? 1991 से 2000 के बीच में। ठीक है, भारत में उदारीकरण का दौर 1991 से 2000 के बीच आया था। अगला प्रश्न है, दलितों को, कामगारों को और महिलाओं को, किसको? दलितों को, कामगारों को, महिलाओं को जो प्रतिनिधि दिया, आरक्षण दिया, है ना, जिस तरह से मुसलमानों को दिया था, सिखों को, ईसाइयों को दिया था, आंग्ल भारतीयों को दिया था, उसी तरह से दलितों और कामगारों और महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1923 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दलितों को, कामगारों को और महिलाओं को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, और ये बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों के कारण हो सका था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति थी, बहुत सारी समितियां बनी थी संविधान का निर्माण करते समय। उनमें से एक समिति का नाम है संघ शक्ति समिति, और उस संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद या हीरालाल शास्त्री? तो संघ शक्ति समिति है, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू साहब। कौन थे? पंडित नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दल बदल के आधार पर योग्यता निर्धारित करने वाली अनुसूची, यानी पहले क्या होता था कि कोई एक पार्टी से लड़ लिया, दूसरे में चला गया, दूसरे से तीसरे में चला गया, फिर इस चीज़ों को रोकने के लिए दल बदल कानून, दल बदल आया, है ना। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी वो? 9वीं, 8वीं, 10वीं या 7वीं? तो दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची है ना, 10वीं 10th अनुसूची, वो दल बदल से संबंधित है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास में? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार मतलब किसी भी चीज को इंटरप्रेट करना है, किसी भी चीज को बताना कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, तो हम ऐसे अंदाजे लगाते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल व्याख्या, एग्जैक्ट व्याख्या कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, और उसके द्वारा की गई ही व्याख्या ही अंतिम रूप से मान्य होगी। क्योंकि संविधान में बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हैं और आसानी से लोगों को समझ में नहीं आती, तो लोग अपने अपने ढंग से इसको, जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का संरक्षक है, कस्टोडियन है, तो उसी के पास इसकी व्याख्या करने की अंतिम शक्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट के पास में है। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 67वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 72वें संविधान संशोधन के माध्यम से, या 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से? 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची है ना, वो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद के माध्यम से? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है 360, 356, 352 या 350? तो आर्टिकल नंबर 360 है ना, उसके माध्यम से वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। यानी वित्तीय आपात किस में दिया गया है? आर्टिकल 360 में दिया गया है। ठीक है,
लोकसभा का कोरम कितना होता है, यानी लोकसभा का कोरम है लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। लोकसभा की कोई भी बैठक चलाने के लिए कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। कुल सदस्य संख्या का 1/15, कुल सदस्य संख्या का 1/20, कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 1/5। तो कम से कम 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है। कितने सदस्य होना अनिवार्य है, यानी लोकसभा में 545 सदस्य है, तो इसका मतलब कम से कम 55 सदस्य तो वहाँ उपस्थित होने ही चाहिए, तभी लोकसभा की बैठक शुरू हो सकती है और आगे बढ़ सकती है, अन्यथा वो आगे के लिए डिजोल्व हो जाएगी। लोकसभा का क्वोरम कितना होता है, कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अमेजन, नील, गंगा और मेकोंग। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी, हमें पता है नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अब कुछ मनोविज्ञान के प्रश्न आए। मनोविज्ञान की जननी माना गया है किसे, राजनीति शास्त्र को, समाज शास्त्र को, दर्शन शास्त्र को या लोक प्रशासन को। मनोविज्ञान की जननी किसे माना गया है, राजनीति शास्त्र को माना गया है, समाज शास्त्र को माना गया है, दर्शन शास्त्र को माना गया है, लोक प्रशासन को माना गया है। तो जो मनोविज्ञान है उसकी जननी माना गया है दर्शन शास्त्र को। मनोविज्ञान की जननी कौन है, दर्शन शास्त्र है। कौन है, दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में स्थापित की गई थी और विलियम वूट ने करी थी। ठीक है, ये किस देश में करी, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में हुई, विलियम वूट ने करी, लेकिन किस देश में करी ये प्रश्न है। तो ये करी थी हमारे जर्मनी में। कहाँ करी, जर्मनी में। तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी में की गई, 1879 में की गई, और किसके द्वारा की गई, तो विलियम वूट के द्वारा की गई। विलियम वूट के द्वारा पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, सीखना यानी अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी सीखना क्या होता है, आदतों का, ज्ञान का और अभिवृत्तियों का अर्जन करना होता है। अर्जन यानी इकट्ठा करना होता है। ये किसने कहा था, ये वुडवर्थ ने कहा था, क्रोवर ने कहा था, गिलफर्ड ने कहा था, स्किनर ने कहा था। सीखना आदतों का, ज्ञान का और अभिवृत्तियों का अर्जन करना यानी इकट्ठा करना, कमाना है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था हमारे क्रोइन क्रो साहब ने। किसने कहा था, क्रोइन क्रो साहब ने कहा था कि सीखना क्या है, आदतों का, ज्ञान का और अभिवृत्तियों का अर्जन करना है। ये क्रोइन क्रो साहब ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यानी बाकी सारे तो सही है, अधिगम के बारे में कथन है इनमें से, लेकिन एक कथन गलत है। क्या सीखना सार्वभौमिक है, हाँ बिल्कुल है। सीखना एक खोज है, बिल्कुल है। अधिगम परिवर्तन है, बिल्कुल है। अधिगम निष्क्रिय प्रक्रिया, नहीं। अधिगम तो एक एक्टिव प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया, अधिगम एक्टिव प्रक्रिया है। तो निम्न में से गलत कथन क्या हो जाएगा, अधिगम निष्क्रिय प्रक्रिया। निष्क्रिय नहीं है अधिगम, तो एक्टिव प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, 1892 में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी नाम की एक संस्था की स्थापना किसने की। 1892 में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी नाम की एक संस्था है, उसकी स्थापना किसने की, हरलॉक ने की, आइजनेक ने की, सोरेनसन ने की या सुली ने की। तो 1892 में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना सुल्ली ने की थी। सुल्ली, SULLY, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो इसको। अगला प्रश्न है, 1774 में बालक विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया। 1774 में बालक विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था, गैसेल ने, जेम्स ड्रोवर ने, हरलॉक ने या पेस्तलोजी ने। तो 1774 में बालक विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था पेस्तलोजी ने। बालक विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण 1774 में आया। कब आया, बालक विकास का सबसे पहला वैज्ञानिक विवरण कब आया, 1774 में आया, और किसने प्रस्तुत किया, पेस्तलोजी ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम कारक कौन सा नहीं है। यानी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम कारक कौन सा नहीं है, जो वंशानुक्रम कारक नहीं है। बाकी तो ये हो सकता है, लेकिन ये वंशानुक्रम नहीं है। विद्यालय, शारीरिक रचना, अंतःस्रावी ग्रंथि या बुद्धि। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम कारक में विद्यालय नहीं है। बाकी तो सारे वंशानुक्रम हो सकते हैं, शारीरिक रचना, अंतःस्रावी ग्रंथि, बुद्धि, लेकिन विद्यालय तो वंशानुक्रम थोड़ी ना होगा। तो इस तरह से वंशानुक्रम इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये किसने कहा था कि व्यक्तित्व होता है ना किसी की पर्सनालिटी, वो जन्मजात और अर्जित। जन्मजात कुछ चीजें जन्मजात होती है, कुछ चीजें अर्जित होती है, इनका योग कर लो तो क्या आ जाएगा, व्यक्तित्व आ जाएगा, पर्सनालिटी आ जाएगी। ये किसने कहा था, वॉटसन ने कहा था, मन ने कहा था, वुडवर्थ ने कहा या वैलेंटाइन ने कहा था। तो व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों को जोड़ लो, ये किसने कहा था, ये कहा था अपने वैलेंटाइन साहब ने। किसने कहा, वैलेंटाइन साहब ने क्या कहा कि जो पर्सनालिटी है वो जन्मजात गुण
और जो हमने गुण अर्जित की है अपने यहाँ धरती पे आके, इन दोनों को जोड़ लो, ऐड कर लो, और जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, पर्सनालिटी आ जाएगी, व्यक्तित्व आ जाएगा। बुद्धि का क्षितिज वृद्धि, बुद्धि है ना, बुद्धि अपनी जो माइंड, मतलब जिसे बुद्धि कहते हैं, उसकी वृद्धि, क्षितिज वृद्धि, दो प्रकार की वृद्धि होती है, एक क्षितिज, एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक क्षितिज, एक लंबवत। तो इसमें जो क्षितिज वृद्धि है वो किस आयु तक होती है ना? 18 साल तक होती है, 12 साल तक होती है, 14 साल तक होती है, जीवन भर होती है। तो बुद्धि जो क्षितिज वृद्धि होती है ना बुद्धि की, वो तो जीवन भर चलती रहती है, लेकिन जो लंबवत वृद्धि होती है वो 16 या 18 साल तक ही होती है। ठीक है, तो क्षितिज वृद्धि कब तक होगी? जीवन भर होगी। बुद्धि की क्षितिज वृद्धि कब तक होगी? यानी बुद्धि का क्षितिज वृद्धि विकास होता रहेगा जीवन भर। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? ये किसने लिखा था? सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? किसने लिखा था? स्टीफन ने, थॉर्नडाइन ने, स्टर्न ने और कुहलमन ने या हेराल्ड ने। तो बुद्धि का जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है ना, सबसे पहले वो दिया था स्टैल और कुहलमैन ने। स्टैल और कुहलमैन ने, ये याद करने वाली बातें हैं, इनको याद कर ही लेना। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टैल और कुहलमैन ने दिया था। व्यक्तिगत विभिन्नता, अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रप्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रप्य यानी मतलब आविष्कार कह सकते हैं, एक तरीके से खोज कह सकते हैं, इसके द्वारा किए गए थे स्किनर, फ्रांसिस गाल्टन, बीज या टेलर। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को किसने आइडेंटिफाई किया था? सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, है ना। व्यक्तिगत, कोई व्यक्ति, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, ये प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन गाल्टन साहब ने किया था, फ्रांसिस गाल्टन साहब ने किया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विभिन्नता की प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? व्यक्तित्व विभिन्नता की प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता, यानी व्यक्तित्व विभिन्नता की एक प्रणाली होती है प्रोजेक्ट प्रणाली, उसके जन्मदाता कौन थे? किलपैट्रिक साहब थे, स्किनर थे, डेविड थे या रूसो थे? तो व्यक्तित्व विभिन्नता की प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता थे अपने किलपैट्रिक साहब। कौन थे? किलपैट्रिक साहब व्यक्तित्व विभिन्नता की प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता थे। प्रोजेक्ट प्रणाली की किलपैट्रिक, याद रखना है। निम्न में से अभिवृत्ति का आयाम नहीं है, मतलब बाकी सारे तो अभिवृत्ति का आयाम है, लेकिन एक है जो अभिवृत्ति का आयाम नहीं है। इसमें है दिशा, स्थिरता, तीव्रता, व्यायाम। कौन सा होगा? तो देखने से पता चल रहा है ऑप्शन को कि दिशा, स्थिरता और तीव्रता, ये तीनों तो अभिवृत्ति के आयाम है, लेकिन व्यायाम अभिवृत्ति का आयाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति मापन में मनोवैज्ञानिक विधियों में से एक युग में, अभिवृत्ति मापन की कुछ दो तरीके की विधियां होती है, उसमें से एक विधि होती है मनोवैज्ञानिक विधियां, और मनोवैज्ञानिक विधि के भी कुछ और विधियां होती है, सब विधियां होती है, जिनमें से एक विधि है तुलनात्मक विधि, है ना। इसे कहेंगे पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, यानी दो चीजों को कंपेयर करके मेथड, इसका अभिवृत्ति मापन का। इसका प्रतिपादन 1927 में किसके द्वारा किया गया? यानी युग्म तुलनात्मक विधि, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन 1927 में हुआ था, यह तो क्लियर हो गया, लेकिन किया किसने था? किसका? पेयर्ड कंपैरिजन मेथड या युग्म तुलनात्मक विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ये प्रतिपादन किया था थ्रस्टन साहब ने। किसने किया? थ्रस्टन साहब ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आप समाज से क्या अपेक्षा करते हैं? आप क्या चाहते हैं समाज से? कि समाज आपका सम्मान करे, या समाज उचित व्यवहार करे, या समाज आपको धन दे, या समाज आपको स्पेशल व्यक्ति माने? क्या चाहते हैं आप समाज से? तो ये नॉर्मली तो ये कहेंगे कि भाई आप समाज आपको व्यक्ति स्पेशल व्यक्ति माने, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इतनी ही अपेक्षा कर सकते हो समाज से कि समाज आपके साथ उचित व्यवहार करे। कैसा व्यवहार करे? उचित व्यवहार करे। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक किसके परिणाम है? यानी प्रत्यय किसके परिणाम है? तर्क के, चिंतन के, समस्या समाधान के, तार्किक चिंतन के। जो प्रत्यय है ना, वो किसके परिणाम है? तर्क के परिणाम है। प्रत्यय तर्क के परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रुचि जागृत होती है किससे? कैसे? रुचि किससे जागृत होती है? भ्रमण करने से जागृत होती है, पढ़ने से जागृत होती है, अभिवृत्ति से जागृत होती है, कुछ करके सीखने में जागृत होती है। तो रुचि कुछ करके सीखने में जागृत होती है। कैसे? कुछ करके सीखोगे तो रुचि जागृत ज्यादा होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नहीं अभी देख लेते इसका आंसर। रुचि कैसे जागृत होगी? कुछ करके सीखने से। बाधा के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बाधा के सिद्धांत के प्रवर्तक मूलर और वुडवर्थ है, रोस है, जुंग है, फ्राइड है। तो बाधा के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मूलर और वुडवर्थ। मूलर और वुडवर्थ है वो बाधा के सिद्धांत के प्रवर्तक है। बाधा के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मूलर और वुडवर्थ। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर साहब है ना, वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर साहब। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब।
पूसा सिंधु गंगा, पूसा सिंधु, पूसा सिंधु ये इतना ही। पूसा सिंधु किस फसल की प्रजाति है? चावल की, बाजरा की, गेहूं की या चाय की? तो पूसा सिंधु कौन सी फसल की प्रजाति है? चावल की, बाजरा की, गेहूं की या चाय की? तो पूसा सिंधु किसकी प्रजाति है देख लेते हैं। गेहूं की प्रजाति है। पूसा सिंधु किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है, गेहूं फसल की प्रजाति है। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह बने रहना अगले 38 दिन और, ठीक है, पढ़ते रहो।